हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है CMS ऑनलाइन एजुकेशन पर। जैसा कि हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, सर्वोच्च न्यायालय जो हमने लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसमें कुछ एक चीज़ें रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वाद रह गए हैं जो अक्सर रीट की परीक्षाओं में या फिर SI के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखने वाली बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वाद आए थे प्रमुख रूप से वो रिलेटिव किससे थे या उनका प्रमुख मुद्दा क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत को आज़ादी मिली थी, उसके बाद संविधान बनकर लागू हुआ था और उसके बाद जो आम चुनाव हुए थे पहले, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये रखा गया था कि भारत के जो आम नागरिक आते हैं, जो गरीब तबके के लोग आते हैं, उनको भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से क्या किया जाए, ऊपर उठाया जाए, सबके बराबर लाया जाए। उसके लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी। और जैसा कि पहले जब आम चुनाव हुए थे तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही बनी थी। तो उस समय क्या प्रावधान किए थे? कुछ राज्यों ने भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए थे। अब भूमि सुधार क्या हो गया, बात करते हैं हम अगर भूमि सुधार की। तो भूमि सुधार से क्या मतलब आता है? अब देखिए, भूमि सुधार से मतलब उस समय विशेष रूप से लिया गया था, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से लिया गया था। यानी जमींदारी प्रथा क्या थी उस समय? कुछ एक लोग थे, किसी राज्य में मान लेते हैं, जैसे अपने राजस्थान में मान लेते हैं कि कुछ एक ही लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और जो बाकी किसान थे वो जमींदारों की उस ज़मीन पर काम करते थे और सारा का सारा जो जितनी भी थी आमदनी होती थी वो जमींदारों के पास चली जाती थी और किसानों के पास कुछ एक हिस्सा ही बचता था। तो उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए गए विभिन्न विभिन्न राज्यों के द्वारा। तो उसे ही क्या कहा जाता है? भूमि सुधार अधिनियम के तहत लाया गया था। और दूसरी बात क्या थी? कुछ शिक्षा में भी विशेष प्रावधान किए गए थे। यानी कि जो शैक्षिक रूप से कमजोर वर्ग थे, जैसे कि SC और ST की हम बात कर लेते हैं, तो कुछ राज्यों ने, जैसे हम देख सकते हैं केरल ने सबसे पहले क्या किया, SC और ST को शिक्षा में प्राथमिकता दी, उनको आरक्षण प्रदान किया, विशेष छूट प्रदान की गई थी। तो उसके खिलाफ भी क्या हुआ? अब देखिए, यहाँ पर क्या आता है, दो बातें आती है। एक तो हमें देखना होता है, अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, अनुच्छेद 46, ठीक है। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि संविधान के हमारे दो भाग आते हैं मूल रूप से, वो इससे रिलेटिव आते हैं। सारा का सारा जितने भी जो बात आती है, जितने भी जो मामले आते हैं, वो इन्हीं दो से रिलेटिव होते हैं। एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ कोई अन्य पक्ष होता है। तो देखिए, अगर हम भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में क्या दिया हुआ? अपने मूल अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। और भाग अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 में क्या दिए हुए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, इन दोनों में मूल रूप से अंतर क्या है? जो मूल अधिकार होती हैं नागरिकों के लिए होते हैं, यानी कि जन्म के समय से ही नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सरकार अपनी विभिन्न योजनाएं बनाकर इनको लागू करती है, ये अपने आप लागू नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है? मूल अधिकारों का जब भी हनन होता है, इनमें कमी की जाती है, तो कोई भी भारत का नागरिक हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, इनको लागू करवाने के लिए कभी भी या इनके खिलाफ कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकता, ठीक है। तो इन्हीं दो भागों से रिलेटिव प्रमुख वाद आते हैं। अब देखिए, भाग 3 के दो प्रमुख वाद इसमें शामिल होते हैं, दो प्रमुख अनुच्छेद इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद एक तो आ जाता है 14 और दूसरा अनुच्छेद आ जाता है 15। 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता दी हुई है। और 15 में क्या दिया है? यानी कि किसी भी भारत के नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी भारत के नागरिक में आपस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये दो प्रमुख आ जाते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो उसमें एक आर्टिकल आता है 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राज्य प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा? कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास की क्या करेगा? प्रयास करेगा, इनकी समानता लाने का प्रयास करेगा। यानी कि जो SC आती है या ST आती है या फिर अन्य कोई पिछड़ा वर्ग था उस समय, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा कि समाज के जो उच्च वर्ग आते हैं उनके लगभग समान लाया जा सके इन वर्गों को। किस किस रूप में? सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और शैक्षिक रूप में।
तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ राज्यों ने प्रयास किए, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि है, जैसे मान लीजिए पंजाब में कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति है जो अधिकतम 30 एकड़ तक की जमीन ही रख सकता है अपने पास, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि 30 एकड़ से ज्यादा जिस किसी के पास भी कोई जमीन है तो उसको सरकार अपने अंडर में ले लेगी और उस बाकी की जमीन को या तो अन्य जो जनता आती है उसमें बांट देगी या फिर उसे राज्य के विकास के लिए काम में लेगी। उद्योगों को स्थापित किया जा सकता, अन्य किसी काम में भी स्थापित किया जा सकता था। तो इस प्रकार से भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए। लेकिन जब भी भूमि सुधार से संबंधित ये अधिनियम लागू किए जाते थे तो जिनकी भी जमीनें छीनी जाती थी या जिनकी जमीनों को कम किया जाता था वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, क्योंकि यह मूल अधिकार था उनका। मूल अधिकार क्या था, समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता। उनका सीधा सा दावा होता था कि हमारी विधि के समक्ष जो समानता है उसका हनन किया जा रहा है। किस प्रकार से किया जा रहा है, यानी कि कानून की नजर में सब एक समान होंगे तो केवल हमसे ही क्यों जमीनें छीनी जा रही है, ये उनका दावा होता था। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये अधिनियम पूरी तरह से खारिज हो जाता था। दूसरा बात क्या आता है, अनुच्छेद 15 के तहत कुछ राज्यों ने क्या किया, शैक्षिक जो आरक्षण था उसको देने का प्रयास किया। जैसे कि हम बात कर लेते हैं केरल में। केरल में एक केस आता है, चंपकम बनाम केरल राज्य आता है। केरल ने वहां पर एससी और एसटी से संबंधित कुछ आरक्षण प्रदान किए थे। केरल राज्य के एससी और एसटी वर्ग के बच्चों को शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया था। लेकिन ये चले गए कहां पर, हाई कोर्ट में चले गए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट में यह अपील दी गई चंपकम के द्वारा कि जो हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत और 14 के अंतर्गत दिया गया है उसका हनन किया जा रहा है। यानी कि कुछ वर्गों को किस प्रकार से आगे लाया जा सकता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कैसे किए जा सकते हैं, ये समानता का जो अधिकार है उसका हनन होता है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, इस अधिनियम को या फिर जो एक्ट बनाया गया था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब देखिए केंद्र सरकार के सामने भी एक बड़ी समस्या थी। वो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज का विकास करना चाहती थी। समाज के जो पिछड़े हुए या दबे हुए वर्ग थे उनको ऊपर लाना चाहती थी। लेकिन जो समानता का अधिकार था वो बार बार आड़े आ रहा था। तो इस संबंध में क्या किया गया, एक दूसरी बात समझने वाली बात हो रहा है, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिए हुए थे, मूल अधिकारों में दिए हुए थे। 2 अनुच्छेद आते हैं प्रमुख रूप से। एक तो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 19(1) का खंड आता है, एफ आता है, या हम इसको च भी बोल सकते हैं। और दूसरा आता है अनुच्छेद 31। इसमें क्या दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, यानी कि राज्य किसी की भी संपत्ति नहीं छीन सकता है। अनुच्छेद 31 में यह दिया हुआ था कि राज्य अगर छीनना चाहता है किसी की संपत्ति तो वो केवल लोकहित में ही छीन सकता है, लोकहित होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है इसमें कि जो भी संपत्ति इसकी छीनी जाएगी उसके बदले में क्या दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। एक निश्चित क्षतिपूर्ति होना आवश्यक होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे पेज चल रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर रहा था, राज्य के कानूनों को रद्द कर रहा था। तो इसी से निपटारा पाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। जो फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था, 1951 में किया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले तो देखिए अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में 2 क्लॉज जोड़े गए थे, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जोड़े गए थे। इसमें क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 31A में तो ये कहा गया था कि भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून आएंगे, ठीक है, अगर कोई राज्य भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून बनाता है तो अनुच्छेद 31 के तहत दिए गए अन्य प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। यानी कि अगर सरकार किसी की भूमि सुधार के अधिनियम के अंतर्गत जमीन छीन लेती है तो वो क्या हो गया, अनुच्छेद 31 के अन्य प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे, यानी कि उसे संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत वो नहीं आएंगे। और अनुच्छेद 31B के तहत क्या किया गया, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। आपको पता होगा जब मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया, 9वीं अनुसूची प्रमुख रूप से बनाई गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित एक्ट आते हैं उनको लागू करवाने के लिए। लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत सारे अन्य एक्ट भी शामिल कर दिए गए हैं। 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया कि जो भी
विषय या जो भी कानून 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ दिया जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकेगा। कहने का मतलब सीधा सा था, अगर मान लीजिए कोई भी कानून है जिसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है तो उस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। और इसी के साथ साथ एक और किया गया था, अनुच्छेद हम 15 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या किया गया था, एक क्लॉज जोड़ा गया था 15(4). इसके तहत क्या किया गया, एक प्रावधान किया गया कि अगर राज्य चाहे तो जो SC आता है, ST आता है या फिर जो अन्य वीक कैटेगरीज के लोग आते हैं उनको शिक्षा में विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा में जो विशेष प्रावधान या आरक्षण की बात जो चलती है वो अनुच्छेद 15(4) के तहत दिया जाता है और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहले संविधान संशोधन में बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया गया था कि जो भी 9वीं अनुसूची में कानून जोड़ा जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक केस आता है 1953 में पश्चिम बंगाल का। 1953 में आता है बेल्ला बनर्जी, नाम आता है बेल्ला बनर्जी वर्सेस किसका आता है, वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल मामला आता है। यह भी किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। इनकी कुछ भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया था सरकार के द्वारा। जब बेल्ला बनर्जी कहां पर पहुंची, हाईकोर्ट में पहुंची, तो हाईकोर्ट ने क्या किया, उस अधिनियम को खारिज कर दिया पूरी तरह से। उस एक्ट के द्वारा जितने भी प्रावधान किए गए, जितनी भी जमीनें ली गई थी, अधिकृत की गई थी सरकार के द्वारा, उनको वापस देनी पड़ी थी। तो इसी समस्या को सुधारने के लिए जो चौथा संविधान संशोधन किया गया था, चौथा संविधान संशोधन 1953 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत क्या किया गया, जो पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार से संबंधित कानून थे उनको किस शेड्यूल में डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और ये कानून पूरी तरह से लागू हो गए थे फिर से। ठीक है, यानी हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया गया था 9वीं अनुसूची में आते ही इस कानून के द्वारा। उसके बाद देखिए इसी से संबंधित कुछ और कानून बनाए गए थे। उस समय विभिन्न राज्य प्रयास कर रहे थे, लगभग सारे राज्य प्रयास कर रहे थे भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने के लिए, क्योंकि जो आम किसान था, आम जनता थी, उसका स्तर भी ऊंचा उठाना था, इसलिए भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए जा रहे थे। तो इसी संबंध में एक संविधान संशोधन किया गया था, 17वां संविधान संशोधन 1964 में। कौन सा आ जाएगा, 17वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1964 में। इसमें देखिए क्या किया गया था, मुख्य रूप से बात कर लेते हैं हम, अगर राजस्थान की बात कर लेते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं और अन्य कई राज्य भी आते हैं जिनके भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। यानी कि यहां पर जो भी भूमि सुधार कानून लागू हुए थे उन पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो अब देखिए अब इस मामले में क्या आता है, इससे संबंधित जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें भी इसी से रिलेटिव एक केस आया था 1951 की हम बात कर लेते हैं। उस केस का नाम क्या आता है, शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद बनाम क्या आ जाएगा, भारत संघ, क्योंकि भारत संघ के खिलाफ था ये, जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था उसके खिलाफ था। देखिए ये केस किस आधार पर लाया गया था, पहले जब प्रथम संविधान संशोधन नहीं किया गया था, जब 9th शेड्यूल नहीं बनाई गई थी, जब 31 में अनुच्छेद 31 में संशोधन नहीं किया गया था, तब अगर किसी की भूमि छीनी जाती थी भूमि सुधार अधिनियम के तहत, तब वो चला जाता था हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में समानता के अधिकार का जो हनन हो रहा था उस आधार पर। लेकिन जैसे ही अनुच्छेद जो 31 और 15 में संशोधन किया गया तो उसके बाद वो अधिकार तो रहा नहीं। तब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन सुधारों को या जो 9th शेड्यूल में जो भी विषय डाले गए हैं इनको कोर्ट में चैलेंज किस प्रकार किया जाए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। देखिए हमारे संविधान में दो प्रमुख अनुच्छेद आते हैं, एक तो आता है अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद क्या आता है 368। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 13 में देखिए प्रमुख रूप से विधि की परिभाषित किया गया, मूल अधिकारों में जो आता है विधि को परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से विधि बनाई जा सकती है या किसे विधि माना जाएगा, किस चीज को कानून माना जाएगा। दूसरी चीज ये कही गई है कि सरकार कोई भी कानून बनाकर मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 का क्लोज नंबर 2 आता है जो क्या कहता है कि सरकार कोई भी विधि बनाकर, कोई भी कानून बनाकर मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकती, कमी नहीं कर सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 13(3) में क्या दिया हुआ है,
जो विधि है, विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, यानी कि जो कानून है, कानून के अंतर्गत क्या कुछ आता है। तो अनुच्छेद 13(3) में दिया गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। एक तो मान लीजिए कोई अधिनियम, कोई एक्ट पारित किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। या फिर कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया, अध्यादेश। अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। या फिर क्या जाता है, सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कोई अधिसूचना जारी की जाती है, या फिर सरकार के द्वारा कोई रूल बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रथा चल रही है लगातार भारतीय कानून में या संविधान में, जो संविधान में नहीं लिखी गई है लेकिन वो कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, विधि के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी विधियों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इन सभी विधियों के द्वारा सरकार या संसद मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। ठीक है। दूसरा क्या आता है, अनुच्छेद 368 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में मूल रूप से 2 क्लॉज थे। पहले क्लॉज में क्या दिया गया था कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। यानी कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। और जो इसका दूसरा क्लॉज आता है उसमें क्या दिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं दी हुई है। इसको हम विस्तृत रूप में कभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी आ जाता है। अब देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में क्या हुआ, इसमें क्या व्यवस्था की, किस आधार पर इसको वाद में लाया गया। अब देखिए कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि किसी भी कानून के द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर कमी की गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वाद आता है, बात कही गई थी कि जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 में जो संशोधन किया गया है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो संविधान संशोधन अपने आप में एक विधि है। जो शंकरी प्रसाद के वकील थे उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया गया है वो अपने आप में एक विधि है, और विधि के द्वारा अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तब सरकार ने क्या कहा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि संविधान संशोधन को भी एक विधि माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर संसद संविधान में कोई संशोधन करती है तो उसको विधि के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि संविधान संशोधन को एक विधि माना जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो अनुच्छेद 368 है ये अनुच्छेद 13 की परिधि से बाहर आता है, यानी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता है, और सरकार चाहे तो संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को कम कर सकती है या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इस पक्ष में शंकरी प्रसाद का मामला आ गया। शंकरी प्रसाद का जो केस था पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। तो उसके बाद देखिए 1964 में जैसे ही 17वां संविधान संशोधन हुआ तो राजस्थान के व्यक्ति आते हैं, नाम आता है 1964 में सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का मामला भी बड़ा फेमस रहा है। सज्जन सिंह बनाम क्या आ जाएगा, भारत संघ आ जाएगा, या फिर कई राजस्थान सरकार भी लिखा होता है, भारत संघ का मामला आ जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो शंकरी प्रसाद के मामले में कहा, यानी कि अनुच्छेद 13 की परिधि के अंतर्गत 368 नहीं आ सकता। संविधान संशोधन कर सरकार क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है। लेकिन यहां तक तो ठीक चलता रहा। उसके बाद देखिए 17वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब को भी इसमें शामिल किया गया था। पंजाब राज्य के जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे उनको भी क्या किया गया था, 9th शेड्यूल में डाला गया था। तो 1965 में एक केस आता है, 1965 में एक केस आता है, नाम आता है गोलकनाथ। गोलकनाथ वर्सेस किसका आ जाएगा, भारत संघ आ जाएगा। पंजाब राज्य भी आपको केस मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो गोलकनाथ का मामला क्या था, देखिए गोलकनाथ बंधु थे, 2 भाई थे, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ। इनके पास कुल मिलाकर कितनी जमीन थी, 500 एकड़ जमीन थी। तो यहां पर क्या हुआ, पंजाब सरकार ने एक अधिनियम बना दिया, भूमि सुधार कानून बना दिया, जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया
कि कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकता। यानी कि दोनों भाइयों के पास 500 एकड़ जमीन थी और दोनों कुल मिलाकर 60 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकते थे, और बाकी को जो जमीन थी वो सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी, उसको अधिग्रहित कर लिया गया था। तो इसके विपक्ष में क्या किया गया, गोलकनाथ बनाम भारत संघ का मामला आता है, गोलकनाथ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। तब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, अब तक जितने भी फैसले सुनाए थे, जो शंकरी प्रसाद के मामला आता है या फिर सज्जन सिंह का मामला आता है, उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। 11 जजों की एक बेंच बैठी, 11 जजों की क्या बैठी, एक संवैधानिक बेंच बैठी, ठीक है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी ये संविधान में, इससे पहले इतनी बड़ी बेंच कभी भी नहीं बैठी थी। इस बेंच ने 10-1 के बहुमत से यह फैसला दिया कि ये जो किया गया है, जो 17वां संविधान संशोधन किया गया है, जो भूमि अधिग्रहित की गई है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। असंवैधानिक किस प्रकार से है, इस केस में यह कहा गया कि जो अनुच्छेद 368 है वो अनुच्छेद 13 की परिधि में ही आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो संविधान संशोधन है उसको भी एक विधि माना जाएगा, ठीक है। यानी कि सरकार चाहकर भी संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय परिवर्तित किया था और ये कहा था कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 13 के तहत एक विधि माना जाएगा, एक कानून माना जाएगा, और सरकार चाहे तो भी संविधान संशोधन कर मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तब एक सबसे बड़ा प्रश्न उठा यहां पर कि जो 1951 से अब तक जितने भी भूमि सुधार से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए, कानून बनाए गए, जो भी इनको लागू किया गया, क्या वो रद्द हो जाएंगे, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया था पूरी तरह से। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अब तक जो आज का दिन है, अब से पहले जो भी कानून बना दिए गए हैं उनको वैसे ही लागू रखा जाए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, लेकिन आगे से जो भी कानून बनाया जाएगा वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। यानी कि 368 संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात आती है भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे। उसके बाद देखिए, आपने सुना होगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 14 बड़े बैंक थे, 1969 का मामला आता है। 14 बड़े बैंक थे जिनकी संपत्ति 50 करोड़ से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। ये राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, देखिए 1967 के जब आम चुनाव हुए थे, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उस समय इंदिरा गांधी ने चुनाव ही इसी बेस पर लड़ा था। एक 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर आई थी जिनमें उन्होंने क्या कहा था कि जो बैंक है, बड़े बैंक है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण किया जाना क्यों आवश्यक था, जैसे देखिए जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनकी शाखाएं वहीं पर थी जहां पर आबादी ज्यादा थी, जैसे कि शहरों में थी ज्यादातर, तो जो गांव के लोग थे वो बैंकों से नहीं जुड़ पा रहे थे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि बैंक की प्रत्येक शाखा को प्रत्येक गांव में खोला जा सके, या फिर वहां पर गांव के एक समूह के अंदर खोला जा सके, ताकि ग्रामीण लोग भी बैंकों से जुड़ सके, इसलिए राष्ट्रीयकरण किया गया। 1967 के 10 सूत्री में एक तो था बैंक का नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा मुद्दा क्या था, मुख्य रूप से जो आता है वो आता है प्रीवी पर्स का मामला आता है, यानी कि राजाओं को जो प्रीवी पर्स दी जाती थी उसको भी समाप्त करने की बात कही गई थी। तो अब देखिए 1969 में क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण किस आधार पर किया गया, अब देखिए अनुच्छेद हम अगर 31 की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसमें 2 चीजें दी हुई है कि राज्य अगर किसी की संपत्ति को जब्त करना चाहता है तो वो केवल एक आधार पर कर सकता है, किस आधार पर, लोकहित में, जनता की भलाई में। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये तो जनता की भलाई के लिए था। दूसरी बात इसमें क्या कही गई थी कि अगर इसको अधिग्रहित किया जाता है किसी भी संपत्ति को, तब इसके बदले में उसे उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी। क्षतिपूर्ति से यहां मतलब क्या हो गया, क्षतिपूर्ति का उस समय सरकार ने 2 प्रावधान निकाले थे। क्षतिपूर्ति किस किस प्रकार से दी जा सकती है, पहले तो बात यह होगी कि जो सरकार डिसाइड करेगी, सरकार कितना भी डिसाइड कर सकती है, सरकार की अपनी मंशा होती थी, जितनी उस चीज की कीमत होती थी, उस भूमि की कीमत होती थी, उस संपत्ति की कीमत होती थी, उतना दे पाना संभव नहीं था, इसलिए सरकार कुछ भी रकम डिसाइड कर देती थी। अगर वो रकम ले ली जाती है, सरकार ने कोई भी क्षतिपूर्ति डिसाइड कर ली
और समझौता हो गया जिससे संपत्ति अधिग्रहित की जाती है, उसने वो रकम रख ली तो ठीक है। अगर समझौता नहीं होता है तब क्या होगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग अपनी रिपोर्ट देगा कि इसको कितनी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, और रिपोर्ट देने के 10 वर्ष बाद उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि 10 साल के बाद, कम से कम 10 साल लग जाएंगे उसको क्षतिपूर्ति मिलने में। तो उस समय इंदिरा गांधी ने यही कहा था सबको, जी जितनी रकम मिल रही है उतनी बटोर लो, क्योंकि अगर आपको रकम, तो हमें आयोग हमारी सरकार का बनेगा, रिपोर्ट भी वो हमारे पक्ष में देगा, जितनी आपको अब रकम दी जा रही है उतनी आपको फिर 10 साल बाद मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि अभी जितनी रकम मिल रही है उतनी रख लो। अब देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में एक व्यक्ति थे जिनका नाम आता है आरसी कूपर। क्या नाम आता है? आरसी कूपर नाम आता है। आरसी कूपर का भारत के जो 2 बड़े बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें इसका कुछ अंश था, इनकी हिस्सेदारी थी। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया। किस आधार पर किया गया वो देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो क्षतिपूर्ति दी गई है, जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, वो क्षतिपूर्ति इतनी होनी चाहिए जितनी उस संपत्ति की वैल्यू है, यानी कि उस संपत्ति की कीमत के बराबर ही क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। लेकिन उस समय भारत सरकार के लिए उतनी क्षतिपूर्ति दे पाना संभव नहीं था, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ। 1969 की ये बात है, तो 1962 और 65 का युद्ध भी झेल चुका था, और बीच में 65 से 67 2 साल लगातार अकाल भी पड़ा था। तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ऊपर से क्या हुआ था, प्रीवी पर्स भी दी जा रही थी राजाओं को। कितने सारे राजा थे, 565 रियासतें थी, सबका एकीकरण किया गया। जितने राजा आते हैं उनको प्रीवी पर्स भी लगातार दी जा रही थी। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं भारत के पास अपने पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, वो भी अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था। यानी कि स्थिति बहुत ही खराब थी। उस कंडीशन में उतनी क्षतिपूर्ति दे पाना संभव नहीं था, लेकिन सरकार को करना भी था। क्यों करना था? क्योंकि आम जनता को भी इसमें आगे लेकर आना था, उनका भी आर्थिक विकास करना था, तो सरकार के लिए करना भी जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि क्षतिपूर्ति उस संपत्ति के मूल्य के बराबर होनी आवश्यक है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, खारिज हो गया। ये 1969 की बात आती है। अब 1970 की बात कर लेते हैं हम। 1970 में मामला आता है प्रीवी पर्स का। अब देखिए प्रीवी पर्स का मामला क्या है। प्रीवी पर्स को हम समझ सकते हैं। प्रीवी पर्स अगर पता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देते हैं प्रीवी पर्स था क्या। देखिए 1947 में जब भारत का एकीकरण किया गया था, तो एकीकरण के समय एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 बार विलय हुआ था सभी रियासतों का, ध्यान रखिए। एक तो 1947 की बात कर लेते हैं, 1947-48 पहली बार हुआ था, दूसरा 1949 में हुआ था। 1947 में जब विलय हुआ था तब केवल 3 शक्तियां भारत सरकार को सौंपी गई थी। कौन कौन सी थी? एक तो रक्षा की, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की और एक संचार की संपत्ति सभी रियासतों ने अपनी भारत सरकार को सौंपी थी। बाकी जितने भी आंतरिक मामले थे उन पर सभी का अधिकार राज्यों के पास ही था, उन रियासतों के पास ही था। ठीक है, तो जब वो संविधान बन रहा था 1949 में, तब सभी रियासतों के राजाओं से यह कहा गया कि आप भारत में पूरी तरह से शामिल हो जाइए। इससे क्या होगा, भारत की एकता भी बढ़ेगी और बदले में आपको कुछ विशेष प्रावधान दिए जाएंगे, कुछ विशेष राशि दी जाएगी, मंथली आपको भत्ता दिया जाएगा, जिसे क्या कहा गया, प्रीवी पर्स कहा गया। इनके लिए कुछ विशेष सम्मान भी दिए गए, जिनको जैसे कि इनके लिए एक पद सर्जित किया गया था राज प्रमुख का, जिसे बाद में 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए इनको प्रीवी पर्स दिए जाते थे। प्रीवी पर्स से संबंधित 3 अनुच्छेद मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आर्टिकल आ जाता है 291, अनुच्छेद 291, जिसमें क्या दिया हुआ है, प्रीवी पर्स दी हुई है कि राजाओं को प्रीवी पर्स दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, और साथ ही ये किस पर भारित होगी, ये भारत की संचित निधि पर भारित होती थी। और जो प्रीवी पर्स दी जाती थी ये बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद आता है 362, इसके लिए राजाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। उसके बाद आता है 366 का खंड 22, इसमें क्या दिया हुआ था, जिन जिनको प्रीवी पर्स दी गई थी उनका परिभाषित किया गया था, यानी कि किन किन को ये प्रीवी पर्स मिलेगी, यानी कि जो रूलर थे उनकी परिभाषा 366 में दी गई थी। और देखिए 1970 में क्या हुआ, 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार एक बिल लेकर आई प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए। इस बिल में क्या हुआ, लोकसभा में तो ये पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो उसका।
पारित होने के लिए कुल मत चाहिए थे 150, लेकिन इसके पक्ष में कितने गिरे थे? 149, यानी कि केवल एक वोट से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा बिल खारिज हो गया था। तब क्या किया, बिल तो पूरी तरह से खारिज हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं प्रीवी पर्स के मामले को जल्दी से जल्दी निपटा दूं, इसको खत्म कर दूं। तब उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के एक आदेश से अनुच्छेद 366(22) के अंदर जो परिभाषा दी गई थी रूलर की, उसको चेंज करवा दिया। और इस परिभाषा को चेंज करवाते क्या हो गए, सारे के सारे रूलर प्रीवी पर्स के मामले से बाहर हो गए, यानी कि वो रूलर माने ही नहीं गए थे। उसमें क्या कहा गया था, जो 366(22) में ये लिखा गया था कि राजा वो नहीं है जिनको प्रीवी पर्स दी जाती है, राजा वो थे जिनको प्रीवी पर्स दी जाती थी, यानी कि जिनको मिल गई वो गए, अब आगे से किसी को भी प्रीवी पर्स नहीं मिलेगी। तब देखिए इस संबंध में क्या हुआ, माधवराव सिंधिया भारत संघ का मामला आता है। माधवराव सिंधिया वो चले गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और केस कर दिया सरकार पर इस मामले के खिलाफ। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो राष्ट्रपति का आदेश था इसको पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया और प्रीवी पर्स को समाप्त होने से रोक दिया। प्रीवी पर्स लगातार दी जाती रही। उसके बाद क्या हुआ, 1967 में चुनाव हुए थे, आगे चुनाव होने थे 1972 में, लेकिन क्या हुआ, सरकार भी उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी दो भागों में बंट गई थी। हम उसके बारे में एक लंबी कहानी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी का गुट अलग हो गया था, उसके बाद जो सीनियर लीडर्स थे उनका गुट बिल्कुल अलग हो गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी के पास इतना बहुमत बचा नहीं था कि वो संविधान में संशोधन कर सके या इन सारी व्यवस्थाओं को लागू करवा सके। तब 4 साल पूरे होने पर 1971 में ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से अपील की कि चुनाव 4 साल पर ही करवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास विशेष अधिकार होते हैं, वो चुनाव पहले करवा सकते हैं। तो जो चुनाव 1972 में होने थे वो चुनाव कब हुए, 1971 में हो गए। इंदिरा गांधी ने किस आधार पर यह चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी ने सीधे जाकर जनता से अपील की थी कि मैं तो भाई कुछ बड़ा करने वाली हूं, अगर आपको वोट देना है तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरे आड़े आ रहा है, मैं प्रीवी पर्स को समाप्त करना चाहती हूं लेकिन ये जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट फिर से मेरे आड़े आ रहा है, जनता जो राजा महाराजा थे इन्होंने आपका बहुत शोषण कर लिया, अब इनका पैसा भी मैं आपको देना चाहती हूं लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे, मेरी अपनी पार्टी के लोग मुझे नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए अगर आपको मुझे जिताना है तो बहुत बड़े बहुमत से जिताना होगा, तभी मैं ये सब कर सकती हूँ। अब सारी की सारी जनता इंदिरा गांधी के साथ हो गई। इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था उस समय, 352 सीटें अकेले उन्होंने जीती थी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव लड़कर आती है उसके बाद धड़ाधड़ संविधान संशोधन किए जाते हैं। प्रमुख संविधान संशोधनों की हम चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन सबसे पहले हम बात करेंगे 24वां संविधान संशोधन 1972 की हम बात कर लेते हैं। देखिए 24वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो गोलकनाथ वाला मामला था उसको निपटाया गया था। गोलकनाथ वाले मामले में क्या कहा गया था कि जो संविधान संशोधन आता है वो विधि के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद 368। तो इसमें क्या किया, 2 नए क्लॉज जोड़ दिए गए। एक तो अनुच्छेद 13 का क्लॉज नंबर 4 जोड़ दिया गया और जो अनुच्छेद 368 आता है इसमें क्लॉज नंबर 3 जोड़ दिया गया। दोनों में केवल एक ही बात लिख दी कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 13(4) में यह लिख दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत की गई कोई भी संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 368(3) में लिख दिया कि कोई भी अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 13 की परिधि से बाहर होगा, ठीक है। तो यहां पर गोलकनाथ वाला मामला निपटा दिया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखिए 25वां संविधान संशोधन आता है। 25वां संविधान संशोधन ये भी कब आया था, 1972 में ही आया था। 25वें संविधान संशोधन में मामला आता है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था। इसमें जो भी दिक्कत आ रही थी उसको दूर कर दिया गया। इसको दूर करते हुए क्या लिखा गया इसके अंतर्गत इसमें देखिए प्रमुख प्रावधान किए गए। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद अगर बात कर ले हम 39B और C, 2 अनुच्छेद आते हैं। इसमें क्या दिया गया, अनुच्छेद 39B और C मुख्य रूप से किससे संबंधित आते हैं, तो ये आते हैं जो आय का समान वितरण आता है या फिर आर्थिक संसाधनों के समान वितरण से संबंधित आता है, यानी कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनका समान वितरण किया जा सके, समाज में ऐसी व्यवस्था
राज्य कर सकेगा, या फिर आय की समानता को बढ़ाने के लिए राज्य प्रयास कर सकेगा, ऐसा 39B में लिखा गया है। तब सरकार ने 25वां संविधान संशोधन कर यह कह दिया कि जब भी 39B और C के तहत कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, 19 और अनुच्छेद 31 के तहत क्या नहीं किया जा सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि 39B और C के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हमारे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 31 का हनन किया जा रहा है। तो बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला भी यहां पर साफ हो गया। साथ ही साथ यहां पर क्या हो गया, जो क्षतिपूर्ति शब्द लिखा था, क्षतिपूर्ति शब्द लिखा हुआ था, उसकी जगह पर इन्होंने नाम बदलकर क्या कर दिया, धनराशि लिख दिया। धनराशि, क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी क्षति हो रही है उतना धन देना पड़ेगा, लेकिन धनराशि से मतलब हो गया सरकार ने जितना डिसाइड कर दिया उतनी ही कीमत उनको दी जाएगी। ठीक है, तो 24वां 25वां हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अपना 26वां संविधान संशोधन। अब देखिए एक मामला रह गया प्रीवी पर्स वाला, ठीक है, जो अब तक आ रहे थे, तो उसके लिए क्या किया गया, 26वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 26वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया देखिए प्रीवी पर्स के मामले में प्रमुख पेच आ रहे थे, जो अनुच्छेद 291, 362 और 366 दो को हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या किया गया, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल अनुच्छेद आते थे 291 और 362, इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अब देखिए राजा की जो परिभाषा थी वही समाप्त हो गई, जिनको प्रीवी पर्स दिया जाता था। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहां तक जितने भी पिछले मामले हुए थे उन सबको निपटा दिया गया इन संविधान संशोधनों के द्वारा। जितनी भी अड़चन आ रही थी उन सबको दूर कर दिया गया। लेकिन देखिए एक संविधान संशोधन और हुआ था जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको संविधान संशोधन आता है कौन सा, 29वां संविधान संशोधन। ठीक है, 29वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इसमें वैसे कुछ खास नहीं था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा आधार ले लिया था 29वें संविधान संशोधन ने। केरल में कुछ भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए थे, जिनको 29वें संविधान संशोधन के द्वारा 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। अब देखिए उस समय केरल में एक महंत हुआ करते थे, एक शंकराचार्य हुआ करते थे, शंकराचार्य, जिनका नाम क्या था, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती थे। अभी केशवानंद भारती का एक मठ था केरल में। इस मठ में बहुत सारी जमीन थी इस मठ की, और जमीनों के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां भी चलाई जा रही, बहुत सारे उद्यम चलाए जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि इनके द्वारा, इनके मठ के द्वारा जो भी उद्यम चलाए जा रहे थे, जो भी उद्योग चलाए रहे थे, इन सब का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, यानी केशवानंद भारती के पास कुछ नहीं रहा, सबका मैनेज, सब जो जितने भी उद्योग चलाए जा रहे थे उन सबका मैनेजमेंट सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। यानी कि सरकार का नियंत्रण हो गया उन सारे उद्योगों पर जो भी मठ की जमीन पर चलाए जा रहे थे। तो 29वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। यानी कि अब जो इनकी जमीन हड़प सकती थी सरकार पूरी तरह से। तो इसके खिलाफ भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चले गए, केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट चले गई। 1973 का ये मामला आता है। ठीक है, 1973 में मामला आता है, केशवानंद भारती बनाम क्या आ जाएगा, भारत संघ का मामला आता है। अब देखिए इस बेस में क्या हुआ, जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में गया तो केशवानंद भारती के जो वकील थे इन्होंने सबको अपने अंडर में ले लिया। इन्होंने किस आधार पर किया था, गोलकनाथ जो मामला था उसको किस आधार पर किया था, इनको आधार लिया था इस मामले के लिए। एक तो आता है गोलकनाथ का मामला कि गोलकनाथ मामले में आपने जो फैसला दिया था वो होना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 368 को 13 की परिधि से बाहर नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन करके ही कोई भी मूल अधिकारों को सरकार नहीं छीन सकती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ जो 24वां 25वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसको भी इसके आधार बना लिया, इसको भी इसके अंदर ही ले लिया कि 24वां 25वां जो संविधान संशोधन है वो बिल्कुल असंवैधानिक रूप से किया गया है। अब देखिए चूंकि गोलकनाथ का मामला आ चुका था, गोलकनाथ के मामले को आधार बनाया गया था, तो आपको याद होगा गोलकनाथ मामले में 11 जजों की क्या बैठी थी, एक बेंच बनी थी। अब देखिए
इस पर भी फैसला सुनाना था सरकार को। हो सकता है फैसला पलट भी जाए, तब संसद वो सुप्रीम कोर्ट को, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस समय इससे बड़ी बेंच गठित की, 13 जजेस की एक बेंच गठित की। ध्यान रखिए उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज ही 13 थे और सारे के सारे जजों की एक बेंच गठित कर दी गई इस मामले की सुनवाई के लिए। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, उलटफेर हुआ। ऐसा फैसला आया जिसने सरकार तक को हिलाकर रख दिया था और एक नई अवधारणा का विकास हो गया था। भारतीय संविधान में एक नई अवधारणा आ गई थी इस मामले में। क्या हुआ था इस मामले में? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 7-6 के बहुमत से एक फैसला दिया और फैसले के अंतर्गत क्या दिया, उन्होंने ये कह दिया, सरकार की एक तरह से मान सकते हैं कि सरकार के जो अपने अब तक जो भी काम किए गए थे उसके पक्ष में ही दिया गया था। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मान लीजिए आपने 24वां संविधान संशोधन कर दिया, हम उसको सही मानते हैं, 25वां कर दिया सही मानते हैं, 26वां 29वां जो भी संविधान संशोधन किया आपने, हम उसको ठीक मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आप 368 के द्वारा संविधान संशोधन कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, हम ये भी मानते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे। ठीक है, मूल ढांचे से मतलब क्या हुआ, उस समय सरकार ने पूछा कि आपका मूल ढांचे से मतलब क्या है। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मूल ढांचे से मतलब हम अब आपको अभी नहीं बताएंगे, समय आने पर हम आपको बताते रहेंगे। तब देखिए यहाँ पर केशवानंद भारती, एक चीज ध्यान रखिएगा, केस हार गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ से एक नई अवधारणा उत्पन्न होती है, मूल ढांचे की, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। ठीक है, तो उसके तहत उन्होंने क्या कहा कि ये जो अभी तक संविधान संशोधन किए गए हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। संविधान संशोधन की जरूर शक्ति दी गई है संसद को, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर है। उसके बाद देखिए 1980 की हम बात कर लेते हैं। 1980 में एक मामला आया था, मिनर्वा मिल का मामला। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का मामला आया था। इस मामले में क्या कहा गया था, इस मामले में एक सीधी सी बात कही थी, मूल ढांचे से संबंधित आती है। मिनर्वा मिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है संसद के पास बिल्कुल सीमित शक्ति है, वही संविधान का मूल ढांचा हम कह सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं वामन राव का मामला 1981 में। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट अब तक 1981 में किसका आ जाता है, वामन राव का मामला। वामन राव के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी संविधान के किसी भी भाग का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह भी अधिकार है कि वो जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, उसके मामले में भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार ये कहती है कि 9th शेड्यूल में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ वामन राव के मामले में ये भी कहा कि अब तक जो 1973 का मामला आता है, केशवानंद भारती का मामला आता है, उससे पहले यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी 9th शेड्यूल में क्या कर दिया गया, कानून डाल दिए गए या बना दिए गए हैं, उन पर जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगी, क्योंकि उनको पहले से लागू किया जा चुका है। उनके लिए पूरी एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया अपनाई गई है, उनमें बहुत वक्त लगता है, वो कानून सारे सही मान लेते हैं जो भी 9th शेड्यूल में डाले गए हैं। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में डाला जाता है, तब क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ये वामन राव के मामले में कहा। तो अगर किसी को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची में अपील नहीं सुन सकती, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, तो वो पहले नहीं कर सकते थे, अब सुप्रीम कोर्ट कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।